नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं उन कुख्यात डेथ्स की जो आपने भी देखी होगी। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें बहुत तैरती है जहां हम देखते हैं कि नाचते गाते खुशियां मनाते कोई आदमी अचानक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। आते जाते कहीं लिफ्ट में किसी आदमी की अचानक मौत हो जाती है। ये बहुत चर्चा में है देश में और कई तरीके से लोग कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, लेकिन एक आम आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। तो इस पर एम्स ने एक स्टडी की है ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पर। 2000 से ज़्यादा जो पोस्टमार्टम जिसको आप कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की, पोस्टमार्टम्स की जांच की और उससे जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें मोटे तौर पर जो बात सामने आई है कि इस डेथ में देखिए कुल जो जांच हुए हैं पोस्टमार्टम्स की उसमें से 8.1% 8% डेथ्स जो है वो ऐसे सडन डेथ है। बाकी के डेथ को दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये सडन डेथ था, कहीं से कोई संकेत नहीं था, अचानक डेथ हो गई। और इसमें से 18 से 45 साल के 57% लोग, यानी आधे से ज़्यादा लोग जो है उनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है। युवा लोग हैं, आधी से ज़्यादा युवाओं की मौत हो रही है। तो इस हिसाब से जब एवरेज उम्र निकालते हैं कि सडन डेथ किस उम्र में होती है, 33.6 आता है एवरेज डेथ। और महिला और पुरुष का जो अनुपात है 4.5 पुरुष पर 1 महिला। जाहिर सी बात है इसमें पुरुष ज़्यादा है, लेकिन कारण क्या मिले हैं इसमें जो एनालिसिस हुई है उसके हिसाब से जो 18 से 45 की उम्र में सडन डेथ हुए, जिसको लेके सबसे ज़्यादा लोगों में हैरत और हैरानी रहती है, तो उसमें दिल की बीमारी 42% में वजह है। आधी वजह आप कह सकते हैं, आधी से थोड़ी कम दिल की बीमारी है। सांस से जुड़ी बीमारियों का योगदान जो है 21.3% है। कुछ में कारण स्पष्ट नहीं है 20%, और पेट और दिमाग से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से 14.8% सडन डेथ्स हुई हैं युवाओं में 18 से 45 में। यानी इस रिपोर्ट के आने के बाद भी 21.3% डेथ्स ऐसे हैं जिनका कारण स्पष्ट नहीं है। तो आखिर वो कौन से कारण हैं और अचानक क्यों होता है? अगर दिल की बीमारी है या पेट या दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी है या सांस की बीमारी है, जो कि 80% लगभग 80% मामलों में है, तो आखिर इसमें कोई संकेत क्यों नहीं मिलता है, या कोई संकेत मिलता है और हम उसे समझ नहीं पाते? क्या है ये पूरा मामला, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस उलझन से थोड़ा सा रास्ता, थोड़ी सी रोशनी निकालने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुहास हरदास और न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुहास, ये जो रिपोर्ट आई है इससे कितनी क्लैरिटी मिलती है? और हालांकि इसमें भी 21.3% को कहा गया है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों हो रहा है, कारण पता नहीं लगा है, लेकिन 80% जो कारण पता लगे हैं, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, पेट और दिमाग से जुड़ी बीमारी, मोटे तौर पर ये आ रहा है। इससे कितना सुलझता है ये मामला, डॉक्टर सुहास? आई थिंक ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है फिलहाल कि ये जो यंग डेथ्स हो रही हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इसके बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं, जिसका एनालिसिस हो चुका है, ऑटोप्सी एनालिसिस हो चुका है, बट आई थिंक इसके बियॉन्ड भी और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में शायद ये ऑटोप्सी में पता नहीं चलता है या फिर उसका खोज वैसे उस तरीके से किया नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हार्ट की कुछ बीमारियां होती है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा कि उसका हर एक ऑटोप्सी में शायद छानबीन उसके बारे में होगी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट के वॉल्स जो थिकनेस होती है हार्ट के मसल की वो बढ़ती जाती है, और ऐसे रुग्णों में सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। और आज तक हमने समझा था कि इसका इंसिडेंस ओवरऑल जनता में बहुत कम होगा, लेकिन अभी अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ पब्लिकेशंस हुई है मेडिकल लिटरेचर में, उससे ये माना जा रहा है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी उतना रेयर नहीं है जितना कि हम लोग समझते थे। इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम लोग देख रहे हैं। बट इसके अलावा जो रुग्ण अभी तक डायग्नोज नहीं हुए हैं, जो मेडिकल एडवाइजर्स के पास या डॉक्टर्स के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं,
इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे रुग्णों में स्पेशली अगर वो यंग हैं और वो सडन एक्सरसाइज करते हैं या कोई सडन मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनमें होती है, तो सडन कार्डियक डेथ होने का चांस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बीमारी हार्ट की ऐसी है कि जिसमें साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, माने कि आपको शायद हो सकता है कि इसके सिम्टम्स, इसके संकेत ना मिले हों, या हो सकता है आपको टिपिकल जो अंजाइना होता है, चेस्ट में तकलीफ होती है, हार्ट में टाइटनेस फील होता है, चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, ऐसे ना हो, लेकिन एसिडिटी के टाइप या फिर अलग अलग टाइप के कुछ संकेत या सिम्टम्स कभी मिले भी हों, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा दुर्लक्षित किया होगा या उसका उतना आपने गहरे दिल से सोचा नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप मेडिकल एडवाइजर तक नहीं पहुंचे हो। तो ऐसे साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या साइलेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी यंग इंडियंस में बहुत कॉमन तौर से पाया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एनालिसिस हुई है, इस एनालिसिस से, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका डोमेन है, उसमें आपने कुछ एग्जांपल्स देके बड़े अच्छे से समझाया कि क्या हो सकता है। इसमें और भी आपके डिपार्टमेंट से अलग भी इन्होंने अपनी एनालिसिस में कुछ कारण दिए हैं जी। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ मामलों में कारण स्पष्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो पाया। उस पर भी आपने सफाई दी कि भाई हर बात ऑटोप्सी में आ ही जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए अनएक्सप्लेन्ड रहते हैं। लेकिन डॉक्टर सुहास, ये बताइए कि जो प्रकृति हमें समझ में आती है वो ये है कि कोई भी एलिमेंट प्रॉब्लम होती है तो हमें पेन होता है। प्रकृति ने एक सिस्टम दिया है कि हमें पता चल जाता है कि भाई कोई तो तकलीफ है, तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसका निदान खोजते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है और इस सीधा मौत हो जा रही है, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिपार्चर लगता है एक नेचुरल सिस्टम से भी। ये सब क्यों हो रहा है? एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है। आई थिंक इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके यहाँ, आपके फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की अगर हिस्ट्री है आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, तो आपने कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले या कोई जिम ज्वाइन करने से पहले या कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी करने से पहले, या फिर हो सकता है आप सडनली किसी बड़े ट्रैक पे चले गए, ये सब चीज़ें करने से पहले ये बिल्कुल जान लेना ज़रूरी है कि आपको ऐसी कोई असाध्य स्वरूप की कोई अगर बीमारी है कि जिसका अभी तक जिक्र हुआ नहीं है फैमिली में, जिसका अभी तक डायग्नोसिस फैमिली में नहीं हुआ है, तो वो आपको है या नहीं है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आपको सडन कार्डियक डेथ की फैमिली में हिस्ट्री है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको किसी कार्डियक स्पेशलिस्ट को या आपके कोई भी जो डॉक्टर होंगे उनसे कुछ जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आपने इसका जिक्र किया कि कभी कभी ये चीज़ें साइलेंट रह जाती है, सिम्टम्स आते नहीं है, संकेत आते नहीं है। इसका एक मुख्य कारण ऐसा है कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें टिपिकल पेन, जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट नॉन डायबिटिक्स में फील होता है, वो होता नहीं है। और इसकी वजह यह है कि डायबिटिक्स में कुछ ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से उनको टिपिकल डिस्कम्फर्ट ना होने के कारण साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। और ऐसा रुग्ण अगर साइलेंट हार्ट अटैक के बाद में, एक आध महीने के बाद में सडनली अगर एक्सरसाइज करने लग जाए, तो सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसलिए अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की अगर हिस्ट्री है, तो आपने सही वक्त पे, जैसे कि समझ लीजिए आप एट द एज ऑफ 30 और उसके बाद में हर एक 2 साल के बाद में, हर एक 3 साल के बाद में डायबिटीज़ होने के क्या चांसेस है, इसकी जांच करते रहना चाहिए। तीसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे हम लोग थोड़े से पेटू लोग होते हैं, इंडियंस। वी गो बाय आवर सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। सो मेनी टाइम्स जो एक्चुअली हम लोग अंजाइना फील करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि शायद ये एसिडिटी होगी। लोग फ्रूट सॉल्ट्स ले लेते हैं, इनो खा जाते हैं, सोडा पी लेते हैं। लेकिन अगर आपको उम्र में पहली बार इस किस्म की अगर एसिडिटी हो रही है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी, तो हो सकता है ये दिल की बीमारी हो सकती है।
तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। तो ये बहुत सारी वजह हो सकती है मनोज जी। तो वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन चूंकि अंधेरा है और जब अंधेरा होता है तो फिर आप स्वतंत्र होते हैं अनुमान करने के लिए, कल्पना करने के लिए। तो इस रिपोर्ट को भी अगर आप माने तो 20% अंधेरा है, 80% क्लैरिटी है। और क्लियरली डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस 80% में लाइफस्टाइल सबसे बड़ा विलेन बन रहा है। डॉक्टर प्रत्यक्ष, लाइफस्टाइल किस तरीके से विलेन बन रहा है जो इस हद तक घात कर रहा है कि इंसान की जान चली जा रही है? एक्चुअली मनोज जी, लाइफस्टाइल जो है ना काफी ज्यादा बड़ा उत्तरदायी है, काफी ज्यादा बड़ा आंसरेबल है, क्योंकि हम लोग जो है ना भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर या ऑलमोस्ट रूटीन में इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग ना जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, आज प्रमोशन हो गई, कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम होगी, बच्चे अच्छा नंबर ले आया, बच्चे ने कुछ अच्छा कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको जो रिवार्ड सिस्टम को बॉडी को देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग फैट के रूप में देते हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों का रिवार्ड सिस्टम ही जो है वही गलत है। हम लोग उस चीज को बल्कि ओवर ईटिंग के थ्रू, जो डॉक्टर साहब ने भी बोला, ओवर ईटिंग के थ्रू देते हैं। जैसे पेटू वाली जो लाइन डॉक्टर साहब ने यूज करी, जैसे ऑनेस्टली बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हम लोग पिज्जा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, ड्रिंक्स भी करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं हम लोग ओवर फिटनेस को लेकर, कि हम लोग ज्यादा बेहतर जीवन जीने के चक्कर में, ज्यादा बेहतर विटामिन लेने के चक्कर में, कई बार विटामिन पूरे होने के बावजूद भी हम लोग ओवर सप्लीमेंट्स या फिर कहीं ना कहीं ओवर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। या हम लोग अपने इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या कई बार कुछ ऐसे अपने आइडियल लोगों के थ्रू इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमारी बॉडी फिट है, कंप्लीटली हेल्थी है, पर हम लोग ओवर मसल गेन करने के लिए या एक ओवर सुपीरियर बॉडी पाने के लिए हम लोग ऐसे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे बॉडी वाइटल्स या हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, उनके काम करने के तरीके को बदलना शुरू कर देते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, स्पेशली हमारी जैसी कंट्रीज में, जहां पे अभी तक ऐसी चीजों को लेकर कोई रूल नहीं बना कि जिम्स या स्लिमिंग सेंटर्स का किस तरीके से या उनके पास क्या स्पेशल सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आप देखो कि हम लोग रूटीन में देखते हैं पेशेंट्स क्या करते हैं कि जी मैं तो प्रोटीन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर से पूछा ही नहीं जाता आइदर प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट और नॉट, आपको जरूरत है भी या नहीं, बस प्रोटीन अच्छा है और मैं तो डॉक्टर साहब सुबह भी 2 स्कूप लेता हूँ, रात को भी 2 स्कूप लेता हूँ। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस है ना, सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ न्यूट्रिशन लेना, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप हर चीज को, बेहतर डॉक्टर्स हैं, एक छोटी सी कंसल्टेशन लो, क्या दिक्कत है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेशन लेने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज। जी, तो सोच समझ कर करना है जो भी करना है, और यहाँ पर जो उपाय है वो तो प्रिवेंशन ही है, क्योंकि जब ये हो रहा है तो उसके बाद जान ही नहीं बच रही। जब जान नहीं बच रही तो फिर आप क्या इलाज कर लेंगे? तो इलाज यही है कि आप उसको प्रिवेंट करें। और प्रिवेंशन, आपकी जानकारी के लिए, दुनिया में मेडिसिन वर्ल्ड में अब जो नया कैच वर्ड है वो प्रिवेंशन ही है, इलाज नहीं। क्योंकि इलाज करके देख चुके और इलाज का फ़ायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सोच ये है कि इलाज की ज़रूरत ही क्यों पड़े, क्यों ना आप अपना लाइफस्टाइल एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाएं जो प्रिवेंटिव हो, जो ज़्यादातर रोगों को, आपके एरिया में जो रोग हैं या आपके जीन में जो रोग आप कैरी कर रहे हैं अपने पूर्वजों के माध्यम से, उसको रोक सके, इसके लिए ही अपने लाइफस्टाइल को तैयार किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं सडन डेथ्स की। आप देखते हैं अचानक हंसते खेलते लोगों की मौत हो जाती है, कैसे होती है? इस पर एम्स ने एक स्टडी की है। इस स्टडी में 80% जो मौतें हैं उनका कारण बताया है दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, पेट और दिमाग से जुड़ी कुछ बीमारियां, और 20% कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोप्सी पे बेस्ड है ये पूरी स्टडी, तो इसलिए 20% एक्सप्लेन नहीं हुआ। बहरहाल घुमा फिरा के डॉक्टर्स यही कहना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल का असर है, और लाइफस्टाइल का इतना बुरा असर हो रहा है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ का कारण बन रहा है, डेथ का भी कारण बन रहा है। तो क्यों ना लाइफस्टाइल को ऐसे मोड में ले जाया जाए जो डिजीज़ को प्रिवेंट करता हो। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल उसको बोलते हैं। वेस्ट में बहुत ज़ोर है इसका, लोग लॉन्जिविटी पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुहास, एक समय हमारे पास खाने को नहीं था, लोग अकाल में मरते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मार देते थे,
करोड़ों की संख्या में, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां। फिर हमने एंटीबायोटिक्स खोज ली, फिर हमने वैक्सीन्स खोज लिए और हम जीने लगे 70-70 साल तक। लेकिन अब वही लाइफस्टाइल ऐसा लग रहा है कि फिर से हमें घेर रहा है। ज़्यादा कर रहे हैं हम, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, भूख लगने पे नहीं खा रहे हैं, बल्कि हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। 9 बजे नाश्ता करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, 8 बजे डिनर करेंगे, बीच में छोटे छोटे मील्स लेंगे, कोई फ़न के लिए खाना खा लेंगे, कभी सेलिब्रेशन के लिए खा लेंगे। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर भी उतना ही लंबा होगा मनोज जी। बेसिकली आपने जिस विषय को छुआ है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं आप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक तो रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं कि नेचर, माने कि आपके गुणसूत्र, माने कि आपके जेनेटिक्स, जो बदले नहीं जा सकते। सो दूसरे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बदले जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग की हैबिट हो या आपको डायबिटीज हो। डायबिटीज शायद हो सकता है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये जेनेटिक होता है, लेकिन उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसका ऑनसेट डायबिटीज का अगर 40 की उम्र में होना है, तो उसको हम लोग कुछ तरीके से थोड़ा पोस्टपोन करके 50 तक खींच सकते हैं, 55 तक खींच सकते हैं। और उसके तरीके क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आता है हाइपरटेंशन, माने के उच्च रक्तदाब, जिसमें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो वो तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। चौथा रिस्क फैक्टर होता है डिस्लिपिडीमिया, जिसमें कि आपकी शरीर की जो चर्बी होती है, ब्लड के अंदर की चर्बी, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। जैसे कि VLDL होता है, LDL होता है, जिसको हम लोग बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL बोलते हैं। ये कम रहना या बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना, ये रिस्क फैक्टर होता है। और आखिरी का जो रिस्क फैक्टर मैंने बताया था आपको कि स्मोकिंग के अलावा अगर आप टोबैको किसी अलग फॉर्म में भी कंज्यूम करते हैं, तो ये भी प्रूव हो चुका है कि वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग या टोबैको सिर्फ इनहेल करें, तो बट आप टोबैको अगर खाते हैं, गुटखा, खैनी, इस तरीके का कुछ अगर आप सेवन करते हैं, तो भी वो दिल की बीमारी के लिए कारण बन सकता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना है। और हम लोग बहुत इम्परसेप्टिबली, माने के हमको जाने अनजाने में हम लोग बुरी आदतों की तरफ चले जाते हैं, या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो अच्छे लाइफस्टाइल से, एवरेज लाइफस्टाइल से बुरी लाइफस्टाइल में कैसे निकल जाता है ये पता भी नहीं चलता है। And this transition happens at a very young age. In India, it is known that this transition from a good lifestyle, where young boys go to the field, exercise, they play, they engage themselves in healthy activities, to somebody who becomes a professional, engages himself in a big multinational company by way of profession or by way of seeking a job. और उसके बाद में उनका सिर्फ टारगेट होता है फ्राइडे शाम को ये सबमिट करना है, मंडे सुबह को ये प्रेजेंट करना है। और उसमें हम लोग सुबह से शाम तक या सुबह से रात तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। जब भूख लगती है तो बर्गर मंगा लेते हैं, पिज्जा मंगा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं। जब वक्त बीच में मिलता। चलिए, डॉक्टर साहब के लिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर प्रत्यक्ष, ये बताइए कि लाइफस्टाइल पर आपकी समय कम है, 2-3 आपके टिप्स क्या होंगे? देखिए, लाइफस्टाइल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी मनोज जी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। कि आप सडनली, ऐसा नहीं कि आप किसी ओवर एक्सरसाइज के अंदर चले जाएं। आप अपनी बॉडी की कंडीशंस को समझ के एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज या बहुत टफ जिम ही करना है। आप रूटीन का एक हल्का फुल्का वॉक रखिए, 20-25 मिनट का, 30 मिनट का भी वॉक रखते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, खाने की चीजों का ध्यान रखना। हेल्दी चीजों का चयन करते वक्त, हेल्दी चीजों को चूज करते वक्त एक माइंड में ये रखें कि हेल्दी खाना है, ये तो जरूरी है, पर कितनी मात्रा में खाना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है,
हेल्दी तो ड्राई फ्रूट्स भी है, हम ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं। सर्दी है, हम लोग काजू बादाम पिस्ता है। की पिन्नी भी खा लेते ठीक है हैं। डॉक्टर प्रत्यक्ष, चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूं, हमारी बड़ी मजबूरी होती है, क्षमा चाहिए। डॉक्टर साहब, समय समाप्त हो रहा है, तो कुल मिलाकर देखिए एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि अपने बॉडी की आवाज़ सुनना अगर हम सीखते हैं तो हमें पता लगेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत वैल्यूएबल विचार आप लोगों ने शेयर किए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।